न्यूज ब्लास्ट में सबसे पहले बात करते हैं एक बड़ी खुशखबरी की, राहत की, और कहें कि उस पूरी प्रैक्टिस की जो अब कोरोना वैक्सीन को आम आदमी तक पहुंचाएगी। दरअसल राजस्थान में फर्स्ट फेज में 4.5 लाख लोगों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। चिकित्सा मंत्री का दावा है कि वैक्सीनेशन को लेकर राजस्थान पूरे तरीके से तैयार है, पूरे तरीके से मुस्तैद है। 34 जिलों में 100 जगहों पर ड्राई रन किया जा चुका है। देखिए, राजस्थान में वैसे तो 33 जिले हैं, लेकिन जब हम किसी व्यवस्था के हिसाब से देखते हैं तो 34 जिलों को चिन्हित किया गया, उनमें 100 जगहों पर ड्राई रन किया जा चुका है। केंद्र के निर्देशों के पालना में 282 सेशन साइट तैयार की गई है। राज्य में 3 जगह जहां एयर ट्रैफिक की व्यवस्था है, इसका मतलब जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, वहां मुख्य भंडारण होगा वैक्सीन का। राजस्थान में फर्स्ट फेज में 4.5 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। राजस्थान में अभी तक 18,654 लोगों को वैक्सीनेशन को लेकर ट्रेनिंग दी जा चुकी है। जनप्रतिनिधियों से लेकर आम जन को भी ट्रेनिंग दी गई है। राजस्थान में कोविशील्ड वैक्सीन लगेगी, ये सवाल जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, वैसे तो भारत सरकार जो वैक्सीन देगी वही लगेगी, लेकिन शुरुआती दौर में जो जानकारी है उसके मुताबिक कोविशील्ड वैक्सीन लगने वाली है। राजस्व कार्मिक भी पहले चरण में शामिल होंगे। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि जहां इंटरनेट की दिक्कत है, यानी कि जो इंटीरियर इलाके हैं उनको भी चिन्हित किया गया है, वहां पहले ऑफलाइन डेटा मेंटेन किया जाएगा और उसके बाद उसे ऑनलाइन रजिस्टर किया जाएगा। 6,389 सेशन साइट सरकारी और 2,969 सेशन साइट निजी क्षेत्र की चिन्हित की गई है। यानी कि सरकारी अस्पतालों में भी वैक्सीनेशन होगा और प्राइवेट अस्पतालों में भी वैक्सीनेशन होगा। मॉनिटरिंग के लिए अलग से कमेटी बना दी गई है। 3 करोड़ वैक्सीन रखने की क्षमता विकसित कर ली गई है राजस्थान के अंदर। संख्या कितनी रहेगी वैक्सीन की, ये अभी तय नहीं है। राज्य में पहले फेज में 4.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगनी है। सबसे पहले जयपुर, उदयपुर, जोधपुर हवाई सेवा में वैक्सीन पहुंचेगी। इसके बाद संभाग और जिला स्तर पर वैक्सीन को पहुंचाया जाएगा। यानी कि जो केंद्र की तरफ से वैक्सीन भेजी जाएगी वो 3 जगहों पर होगी, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। इन 3 जगहों पर स्टोर किया जाएगा, फिर इनसे नजदीकी जो जिले हैं वहां पर पहुंचाया जाएगा, संभाग में पहुंचाया जाएगा और फिर निचले पायदान पर पहुंचाया जाएगा। इस दौरान चिकित्सा मंत्री ने कहा कि हमें विश्वास करना होगा, अभी सवाल खड़े करने का समय नहीं है। भारत सरकार देखेगी ये पूरा मामला। ये दरअसल मामला था कि जब ये सवाल उठा कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन को बनाने वाली कंपनियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, तो चिकित्सा मंत्री ने कहा कि अभी इसका वक्त नहीं है। ये मुद्दा भारत सरकार से जुड़ा है, भारत सरकार इस पूरे मामले को देखेगी। हमें भारत सरकार से जो वैक्सीन मिलेगी उसे पूरे भरोसे के साथ हम लगाएंगे। इसे लेकर ना तो किसी तरह का विवाद है और ना ही कोई सवाल खड़ा करने का वक्त है। पहले फेज में फ्रंटलाइन वर्कर शामिल होंगे, हेल्थ वर्कर होंगे, मिलिट्री होगी, पैरामिलिट्री, इनको पहले वैक्सीन लगाई जाएगी। राजस्व विभाग को दूसरे फेज में शामिल किया गया है। कुल 4 चरणों में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आयोजित होगा। भारत सरकार की हेल्थ गाइडलाइन के मुताबिक राजस्थान के अंदर काम हो रहा है और राजस्थान पूरे तरीके से वैक्सीनेशन के लिए तैयार है। वहीं पेट्रोल डीजल की दरों में वृद्धि और कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन और कांग्रेस में बड़े प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। 15 जनवरी को प्रदेश कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान आपको बताते चले कि 15 जनवरी वो तारीख जब 9वें दौर की वार्ता किसान और सरकार के बीच में होगी। उसी दिन प्रदेश कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किए जाएंगे। किसान अधिकार दिवस के तौर पर इस दिन को मनाने की बात की जा रही है। एआईसीसी की तरफ से सभी प्रदेश प्रमुखों को इसके निर्देश जारी कर दिए गए। धरना प्रदर्शन के साथ ही राजभवन के घेराव के भी निर्देश दिए गए हैं। एआईसीसी संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने सर्कुलर इसको लेकर जारी कर दिया। अमर्त्य सेन को लेकर बंगाल में सियासत शुरू हो गई है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन पर बीजेपी और टीएमसी में तकरार हो गई है। एक तरफ बीजेपी दिलीप घोष लगा रहे सेन पर आरोप, शांति निकेतन की विश्व भारती में जमीन हड़पने का आरोप लगाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने इसे सियासी मुद्दा करार दिया है। अमर्त्य सेन को करार दिया बंगाल का गौरव और कोलकाता में सेन के समर्थन में बाकायदा एक मार्च भी निकाला गया है। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी
और इस मुहिम में टैगोर का साथ दिया था क्षिति मोहन सेन। अलबत्ता क्षिति मोहन सेन थे अमर्त्य सेन के नाना और टैगोर ने अपने मित्र क्षिति मोहन को दी थी ये जमीन घर बनाकर रहने के लिए और इस तरह से पैदा हुए थे नोबेल पुरस्कार विजेता इसी घर के अंदर अमर्त्य सेन। लेकिन कुछ दिन पहले अमर्त्य सेन का नाम आया अवैध निवासियों की सूची में। बस यहीं से शुरू हो गया जमीन हड़पने का पूरा विवाद। लेकिन पुराने महापुरुषों को लेकर भी सियासत शुरू हो चुकी है। नेताजी के जन्मदिन को खास बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। एक बड़ी जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। पीएम के उद्बोधन को बंगाल के गांव-गांव तक पहुंचाने की तैयारी बीजेपी कर रही है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने अपनी तैयारियां कर रखी हैं। नेताजी की 125वीं जयंती को यादगार बनाने की तैयारियां कर रखी है। नेताजी के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना भी दीदी बना रही है। 21 मार्च को ममता खुद करेंगी एक बड़े पैदल मार्च का नेतृत्व। ये पैदल मार्च नेताजी के घर से निकलकर सुभाष चौक तक जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में बंगाल में किसानों के दोनों हाथों में लड्डू है? दरअसल किसान सम्मान निधि पश्चिम बंगाल चुनाव में पलट सकती है पूरा पासा। पीएम मोदी कई बार भाषणों में किसान सम्मान निधि का जिक्र कर चुके हैं। सालाना 6000 की राशि बतौर सम्मान निधि के रूप में किसानों को मिल रही है। लेकिन बंगाल के किसान दीदी की जिद की वजह से इस योजना के लाभ से अभी तक वंचित है। ऐसे में चुनाव नजदीक देख ममता ने योजना बनाई और योजना क्या, इसको वापस शामिल करने का ऐलान कर दिया। हालांकि चुनाव से पहले किसानों को पैसा मिलना फिलहाल संभव नहीं है, लेकिन चुनाव के तुरंत बाद किसानों के खाते में मोटी रकम जा सकती है। बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय 2 साल की बकाया राशि की भी घोषणा कर चुके हैं और इस तरह किसानों के खातों में 6000 से 18000 रुपए की रकम एक साथ आ सकती है। वहीं बीजेपी के हाथ लगे तुरुप के पत्ते की काट ममता को खोजनी है। वहीं किसानों का अदालत से टकराव अनुचित, दिल्ली की सीमा पर 45 दिनों से डटे हुए हैं किसान न सरकार की सुनने को तैयार और न ही अदालत। मामले को लेकर किसान पहले ही अदालत नहीं जाने की बात कह चुके हैं। इस तरह के फैसले से न्यायालय की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। किसानों ने कहा कि वो किसी के कहने से धरने से नहीं हटेंगे। किसानों का इस तरह से कहना अदालतों को भी नाराज कर सकता है। और अब बात करते हैं नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार इशारों में बीजेपी पर हमला करते हुए नजर आए हैं और कहा है कि ये दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है पता नहीं चलता। राजनीतिक गलियारों में अटकलें लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार का ये बयान सहयोगी दल बीजेपी को लेकर दिया गया है, क्योंकि बैठक में चुनाव हारने वाले कई जेडीयू प्रत्याशियों ने इस बात का जिक्र किया कि उनकी हार लोक जनशक्ति पार्टी की वजह से नहीं बल्कि बीजेपी की वजह से हुई। नीतीश ने प्रदेश कार्यकारिणी के पहले दिन बैठक को संबोधित किया। और अब बात करते हैं प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन की, जो जयपुर एयरपोर्ट से खासाकोटी पहुंचे हैं। कुछ देर वो खासाकोटी रुकेंगे, उसके बाद 3 बजे बाकायदा एक बैठक होनी है जिसके लिए अजय माकन पहुंचे हैं, जिसमें न सिर्फ 90 निकायों में होने वाले चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा बल्कि बीते जो चुनाव है और उसमें जो कांग्रेस की परफॉर्मेंस है उसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। इसके साथ साथ आगामी बाई इलेक्शन, मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियां और जो प्रदेश कार्यकारिणी बनाई गई है उसको जो कामों का बंटवारा किया गया वो काम निष्पक्षता से हो, सभी को एक टारगेट दिया जाए, इसको लेकर भी मंथन हो सकता है। साथ के साथ क्योंकि प्रदेश कार्यकारिणी बन चुकी है, ऐसे में आगे जिला कार्यकारिणी और ब्लॉक कार्यकारिणी को लेकर भी मंथन हो सकता है। लेकिन अब बात करते हैं योगी सरकार की। योगी सरकार का भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, नियम तोड़कर मिली थी पदोन्नति। सूचना विभाग के 4 अपर जिला सूचना अधिकारियों को उनके मूल पद पर वापस भेजा गया। इन 4 अफसरों को योगी सरकार ने चपरासी और चौकीदार बनाया है।
वहीं केजरीवाल की गोवा और पंजाब फतह करने की चाह मार रही हिचकोले। दिल्ली से बाहर कई राज्यों में आजमाना चाह रहे हैं अपनी किस्मत को। गोवा के लिए तो अभी से केजरीवाल ने शुरू कर दी है चुनावी तैयारी। हालांकि अभी गोवा में 1 साल से भी ज्यादा का वक्त चुनाव होने में बचा हुआ है और इसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए कोंकण अकादमी खोलने का फैसला लिया जा चुका है। गोवा की 18 लाख की आबादी में से 8 लाख लोग हैं कोंकणी भाषाई। वहीं पंजाब में भी अगले साल चुनाव को लेकर दिल्ली में चल रहे दाव। किसान आंदोलन में सेवादार बनकर सस्ती लोकप्रियता लुटाने की भी कोशिश की गई, जबकि यही केजरीवाल एक कृषि कानून को दिल्ली में कर चुके हैं अधिसूचित। हालांकि पिछले चुनाव में गोवा में जीत की चाह में आम आदमी पार्टी के हाथ खाली रहे थे, लेकिन फिर कोंकणी की सहारे सहारे केजरीवाल चढ़ना चाह रहे सफलता की सीढ़ी। लेकिन आखिर क्यों बैकफुट पर आ चुके हैं रजनीकांत, ये सवाल हर कोई पूछना चाहता है। बाकायदा रजनी ने कर दिया था नई पार्टी का ऐलान। अर्जुना मूर्ति को बना दिया गया था नई पार्टी का संयोजक भी। जानकार सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है उसके मुताबिक पीएम मोदी से भी विशेष लगाव है रजनीकांत को और एक पार्टी के तौर पर रजनी पसंद करते हैं बीजेपी को। बीजेपी और संघ की तरफ से गुरुमूर्ति लगातार थे रजनी के संपर्क में। सूत्रों के अनुसार रजनी एक के बाद एक करवा रहे थे जनमत सर्वेक्षण, लेकिन इन सर्वेक्षणों यानी कि सर्वे में भगवा कमल के पूर्ण रूप से प्रस्फुटन का आभास नहीं मिला था। ऐसे में फंड की कमी और मामले की नजाकत को भांपते हुए रजनी ने यह फैसला किया। वेस्टर्न डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर में गति पकड़ रही मालगाड़ियों का संचालन न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के 306 किलोमीटर गलियारे का लोकार्पण किया गया है। मुंबई से दिल्ली के गुड्स ट्रेन मदार के बाद इसी गलियारे से चलेगी। मुंबई से नोएडा तक कॉरिडोर का कार्य इसी साल मार्च तक पूरा करने का भी लक्ष्य है। कॉरिडोर में मालगाड़ियों की न्यूनतम गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, जबकि वर्तमान में मालगाड़ियों की औसत गति होती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कॉरिडोर में 110 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से भी चल सकेंगी। मालगाड़ी 25 टन के नए कंटेनर डिजाइन के साथ संचालित होंगी। रेलवे ट्रैक पर फील्ड स्टाफ को विशेष मोबाइल इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं। पेट्रोलिंग के दौरान स्टाफ को ट्रैक पर यदि मिलती है किसी तरह की कोई भी गड़बड़ी तो कंट्रोल रूम के अलावा लोको पायलट को भी सूचना दी जा सकती है। इससे मालगाड़ियों से होने वाले रेल हादसों को रोका जा सकेगा। रेलवे ट्रैक पर सिग्नल पॉइंट फेल होने से बचाने के लिए उपयोग की गई है नई तकनीक। बारिश होने पर भी ट्रैक पर पानी भरने पर ट्रेन संचालन जारी रहेगा। वहीं राजस्थान रोडवेज करेगा 550 नई बसों की खरीद और रोडवेज के नए बेड़े में फिलहाल करीब 4000 बसें। पिछले साल मार्च से पहले 1100 बसों की होनी थी खरीद, लेकिन 800 बसों की खरीद कर सका रोडवेज प्रशासन। बची हुई 300 बसों के अलावा 250 अन्य बसें खरीदी जाएंगी। BS6 श्रेणी की ये सभी बसें होंगी। इससे कार्बन उत्सर्जन कम होगा और ईंधन क्षमता भी बढ़ेगी। वहीं रोडवेज के बेड़े में कुल बसों की संख्या करीब 4500 हो जाएगी। आज रिटर्न करें फाइल साल 2019-20 का आयकर रिटर्न फाइल करने की आज अंतिम तारीख है। शनिवार दोपहर 12 बजे तक 3,30,142 लोगों ने रिटर्न भरा। इनमें से 1,20,000 लोगों ने 1 घंटे में ही फाइल किया। वहीं सोने चांदी की खरीदारी में केवाईसी की जरूरत पर सरकार ने सफाई दी है। 2 लाख रुपए तक ज्वेलरी खरीदने के लिए केवाईसी जरूरी नहीं है। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने 28 दिसंबर 2020 को जारी की अधिसूचना को स्पष्ट करते हुए विभाग से कहा कि 2 लाख रुपए से ज्यादा के जेवर खरीदने पर केवाईसी की आवश्यकता होगी। FATF नियमों की वजह से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कोरोना वैक्सीन पर सीएम ममता बनर्जी का बयान और कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों को फ्री में मिलेगी वैक्सीन। फ्री में कोरोना वैक्सीन देने की व्यवस्था कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, बिहार में बीजेपी दावा कर चुकी है 16 तारीख से वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में अब वैक्सीन की राजनीति भी शुरू हो चुकी है। ममता बनर्जी ने कहा कि सभी को फ्री में वैक्सीन दी जाएगी और इसकी व्यवस्था की जा रही है।
वहीं तेलंगाना के मुख्य सचिव सोमेश कुमार की अपील और कहा गया कि टीकाकरण के फर्स्ट फेज में जनप्रतिनिधियों को भी शामिल करें। राज्य में टीकाकरण के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने भी बैठक की और सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों की एलजी के साथ वैक्सीनेशन की तैयारियों पर बैठक की गई। तेलंगाना के मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने गौबा से अनुरोध किया कि टीकाकरण में पंचायत राज कर्मचारियों को भी शामिल किया जाए। वहीं दीर्घकालिक रूपरेखा तैयार कर रहा रक्षा मंत्रालय 5 साल का रक्षा आधुनिकीकरण प्लान तैयार किया जा रहा है। रोड मैप के आधार पर ही इस बार रक्षा बजट आवंटित होगा। सीमा पर जारी तनाव के चलते रक्षा बजट में अभूतपूर्व वृद्धि हो सकती है। पहली बार देश का रक्षा बजट 6 लाख करोड़ का आंकड़ा भी छू सकता है। चीन का कुल रक्षा बजट 167 अरब डॉलर, जबकि भारत का रक्षा बजट सिर्फ 45 अरब डॉलर है। अमेरिकी हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी और कहा गया कि भले ही मोदी की टिप्पणी अमेरिका में हुई हिंसा पर थी, लेकिन निशाना किसान आंदोलन भी था। पीएम द्वारा की गई टिप्पणी में बहुत सावधानी से शब्दों का चयन किया गया था। पीएम ने कहा कि गैर कानूनी प्रदर्शन से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बदलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। यही बात केंद्र सरकार के मंत्री और बीजेपी नेताओं ने भी कही। कुछ किसान हितैषी लोगों ने भी सरकार के समकक्ष बयान दिया है। यदि सरकार झुकी और संसद से पास किए गए कानूनों को बदला गया तो इससे गलत नजीर जाएगी। सिडनी में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मुकाबला और भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज पर नक्सलिया टिप्पणी की गई है। इस वाकये से थोड़ी देर के लिए खेल भी रुक गया था, लेकिन ग्राउंड में बैठे दर्शकों के उस ग्रुप को बाहर कर दिया गया। घटना के वक्त मोहम्मद सिराज बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे। शनिवार को भी बुमराह और सिराज पर नक्सलिया टिप्पणी की गई थी। भारतीय टीम प्रबंधन की तरफ से शिकायत भी इसको लेकर दर्ज कराई गई। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम का ऑस्ट्रेलियाई दौरा और हरफनमौला रविंद्र जडेजा टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। रविंद्र जडेजा के बाहर होने से मुश्किल में भारतीय टीम। जडेजा के स्थान पर ब्रिस्बेन में चौथे टेस्ट के लिए दावेदार और भारतीय टीम के पास वॉशिंगटन सुंदर का विकल्प है। ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर ऑफ स्पिन गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी में भी माहिर है। डब्ल्यू सुंदर T20 सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा थे। टेस्ट सीरीज के लिए नेट्स बॉलर के रूप में सुंदर को रोक दिया गया था। सीरीज के दौरान चोट की परेशानी से भारतीय टीम जूझ रही है। इससे पहले मोहम्मद शमी, उमेश यादव, केएल राहुल चोट की वजह से बाहर हो चुके। और अब बात करते हैं पाकिस्तान के बत्ती गुल, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट। पाकिस्तान में बिजली जाने के बाद शेख रशीद का बेतुका बयान आया। भारत पर फोड़ दिया गया पूरे देश में हुए ब्लैकआउट का ठिकाना और कहा गया कि किसान आंदोलन से ध्यान भटकाने को काट दी गई बिजली। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और रावलपिंडी समेत कई अहम शहर पूरी तरह से अंधेरे में डूब गए। पावर ट्रांसमिशन सिस्टम की फ्रीक्वेंसी में अचानक गिरावट से यह ब्लैकआउट हुआ है। लेकिन बड़बोले शेख रशीद अपनी आदत की वजह से एक बार फिर से भारत को निशाना बनाते नजर आए। उत्तर भारत में ठंड देगी 3rd डिग्री टॉर्चर। अगले 3-4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। इस दौरान उत्तर भारत में ज्यादा असर होगा। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में 11 से 13 जनवरी तक शीतलहर की स्थिति बन सकती है। वहीं महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज बारिश होने की संभावना है। कश्मीर में पिछले कई दिनों से बर्फबारी का दौर जारी है और वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। राज्य के ऊंचे पहाड़ी इलाके चारों तरफ बर्फ की चादर से ढक चुके। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद आरोग्य मेले का। सीएम योगी आदित्यनाथ शुभारंभ कर रहे हैं। कन्या सुमंगला योजना हो, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हो, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना हो, इन सभी योजनाओं का लाभ लाभार्थी को एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाने के लिए भी हम कार्य योजना बना सकें। इस कार्य योजना के साथ यह स्वास्थ्य संबंधी आरोग्य मेलों को
जगह जगह हर रविवार को हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पूरे प्रदेश के अंदर इन मेलों का आयोजन हो सकेगा। इस उद्देश्य से आज मुझे फर्रुखाबाद की धरती पर, भगवान बुद्ध के अवतरण की धरती पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं फर्रुखाबाद के आप सभी नागरिकों का इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत भी करता हूं। भाइयों बहनों, प्रदेश के अंदर पिछले 3.5 वर्षों के अंदर आपने बदलाव देखा होगा। आगे बढ़ते हैं। जयपुर आए कांग्रेस प्रभारी अजय माकन पीसीसी की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। अजय माकन इस दौरान नवनियुक्त कार्यकारिणी की आज पहली बैठक होगी। एयरपोर्ट पर पीसीसी चीफ डोटासरा ने उनका स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में अजय माकन बोले कि निकाय चुनाव और जिला कार्यकारिणी पर मंथन करेंगे। कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही। 15 जनवरी को राजभवनों का घेराव किया जाएगा। बीजेपी के नेता किसान आंदोलन का मजाक उड़ा रहे हैं। किसानों को लेकर बीजेपी नेताओं के बयान बेहद शर्मनाक। तो पीसीसी प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन जयपुर पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट की तस्वीर मैंने आपको दिखाई, उसके बाद खासा कोटी वो पहुंच चुके हैं और 3 बजे के आसपास बैठक होगी। निकाय चुनाव और जिला कार्यकारिणी पर मंथन किया जाएगा। कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ खड़ी रहेगी। 15 जनवरी को राजभवनों का घेराव करने की भी बात की जा रही है। आज हम लोग पहली बार कार्यकारिणी की मीटिंग लेंगे और हम लोग मुख्यतः जितने भी हमारे नवनियुक्त पदाधिकारी हैं उन सब लोगों को कल अध्यक्ष जी ने अलग अलग प्रभार भी दिया है, तो आज उन सब लोगों को हम लोग डायरेक्शन देंगे कि आगे उन्होंने कैसे करना है और कैसे टाइमलाइन भी हम देंगे कि किस टाइमलाइन के तहत क्या क्या कार्य करने हैं। सभी इसके अंदर सम्मिलित हैं। नगर निकाय चुनाव हो, हमारे जिला अध्यक्षों का मामला हो, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर राजनीतिक नियुक्तियों का मामला हो, उसके लिए अच्छे लोगों का नाम ढूंढना है। तो जो हमारे प्रभारी जो भी पदाधिकारी हैं उन लोगों की ड्यूटी लगाई जाएगी कि इन सब चीज़ों में अब संगठन नीचे डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पे बनाना है, उसके लिए अच्छे नामों का चयन करना। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन तो एक हिस्सा है ही है, लेकिन संगठन बनाना और साथ में हमारे राजनीतिक नियुक्तियों के अंदर भी उन लोगों को उनके इनपुट्स को हम लोग बहुत महत्व देने वाले। किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन के अंदर भी पूरे देशव्यापी कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन करने का उनके समर्थन में निर्णय किया है। तो 15 तारीख को देश भर में राजभवनों का घेराव किया जाएगा। उसकी भी तैयारी के लिए आज हम लोग कार्यकारिणी में डिस्कस करेंगे और सब लोगों को, जैसे मैंने कहा, मुख्यतः समय सीमा के अंदर कार्य करने के लिए हम लोग यहाँ पे इनको डायरेक्शंस देंगे। जब जले पे नमक छिड़का जाता है, जब भाजपा के विधायक इन किसानों के आंदोलन का मजाक उड़ाते हैं और यहाँ पे राजस्थान के विधायक ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये लोग पिकनिक मना रहे हैं। दुख की बात यह है कि लगभग 60 किसान अपनी जान दे चुके हैं वहाँ। कई किसान और कई संत तो आत्महत्या तक करने के ऊपर मजबूर हो गए और भाजपा के लोग, भाजपा के नेता उनकी बात सुनने की जगह उनका मजाक उड़ाएं, उनका तिरस्कार करें, तो इससे बड़े दुख की बात नहीं हो सकती। और कांग्रेस पार्टी इसकी तीव्र भर्त्सना करती है और किसानों के साथ खड़ी है। तो अजय माकन जयपुर पहुंच चुके हैं और जयपुर के जमीन पर पहुंचते ही बीजेपी पर जोरदार हमला किया गया है। केंद्र सरकार पर जोरदार हमला किया गया और इस दौरान कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या है उसको लेकर भी मीडिया से बातचीत की गई है। उन्होंने बताया कि पीसीसी की मीटिंग में वो हिस्सा लेंगे और इस दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर मंथन होगा। सबसे महत्वपूर्ण यही कि नवनियुक्त कार्यकारिणी की ये पहली बैठक है और इस बैठक के अंदर सभी को जो टास्क दिए गए हैं उनको पूरा करने का निर्देश दिया जाएगा। 90 निकायों के अंदर चुनाव हैं, उनको लेकर कांग्रेस की रणनीति क्या रहेगी, ग्रास रूट पर कांग्रेस को और मजबूत कैसे किया जाए, इसको लेकर मंथन होगा। इसके साथ साथ 15 जनवरी को जो प्रदेश भरों में कार्यक्रम होने हैं जिनके जरिए किसानों को समर्थन कांग्रेस देगी, राजभवनों को घेराव करने की बात भी की जा रही है, उसको किस तरीके से तैयार करना है ताकि नीचे तक बैठे आदमी तक यह संदेश पहुंचे कि कांग्रेस किसानों के साथ, और कम से कम किसानों तक यह संदेश पहुंचे कि कांग्रेस उनके साथ है।
मेरे सहयोगी और जयपुर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, अजय माकन ने एयरपोर्ट से ही संदेश ये साफ दे दिया कि वो आए कुछ घंटों के लिए जरूर हैं जयपुर, लेकिन अगले 2 सप्ताह 3 सप्ताह या फिर 1 महीने आगे की रणनीति पर मंथन करके जाएंगे। विजेंद्र, अजय माकन का जयपुर का दौरा बेहद अहम है और क्योंकि प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की जो नवगठित पदाधिकारी हैं उनको वो अपना संदेश देंगे और इसी कारण से वो जयपुर आए हैं। आने वाले समय में 3 जगह पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, राजसमंद, सहाड़ा और यहाँ पर सुजानगढ़ में 90 निकाय में चुनाव होने। तो ये जो चुनाव है ये कांग्रेस की जो नवगठित प्रदेश कार्यकारिणी है इसके लिए लिटमस टेस्ट की तरह होंगे, इसी चीफ की टीम के लिए लिटमस टेस्ट की तरह होंगे। किस तरह वो इस टास्क को पूरा करेंगे, किस तरह की रणनीति बनेगी, क्या कुछ होगा, ये बहुत अहम है। और क्योंकि अब बीजेपी को जिस तरह राज्य की इकाई को दिल्ली के नेताओं ने बिल्कुल सख्ती के साथ इन पूरे चुनाव में रणनीति बनाने को का जिम्मा सौंपा है और जो रिजल्ट पिछली बार निकाय चुनाव में आए थे उसको लेकर को बहुत ज्यादा बीजेपी का आलाकमान खुश नहीं था, तो बीजेपी भी पूरी ताकत लगाएगी चाहे 3 जगह के उपचुनाव हो या फिर 90 निकाय के चुनाव हो। और यही कारण है कि सत्ताधारी दल को भी अब पूरी शिद्दत के साथ इन चुनावों के अंदर भी एक अच्छे परिणाम देने का प्रयास इनका रहेगा। शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने की।